चलिए हम लोग कला एवं संस्कृति यानी पीपीपीसी मेंस का GS1 कंटिन्यू किए हुए हैं, जिसमें आज हम कहाँ हैं, संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व। इससे पहले हमने संस्कृति क्या है, संस्कृति का निर्माण एवं विकास की उन अवस्थाओं पर हम चर्चा कर चुके हैं कि संस्कृति कैसे व्यक्ति से कहाँ जाती है, परिवार है, समाज है ना, समुदाय है, समूह है, राष्ट्र है, वह उनकी यात्रा करते हुए वो विकसित होती है, उसका निर्माण होता है। हम इस समय कहाँ हैं कि संस्कृतियों के अध्ययन की क्या महत्ता है। आज सवाल किया जा सकता है कि संस्कृतियों के अध्ययन का महत्व क्यों है, संस्कृतियों का अध्ययन किया जाना क्यों आवश्यक है, इस तथ्य की पुष्टि कीजिए। ऐसे आज सीधे सवाल हो सकते हैं, और जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे किए जाएं तो सीधा आप इसको लिख लीजिए। जहाँ पर भी आपके क्वेश्चन में ये दिख जाए संस्कृतियों के अध्ययन का क्या महत्ता है या महत्व है, समझिए कि आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा फ्लो चार्ट बनाइए, बाकी डाट रख के पॉइंट करिए, आपका 125 शब्द आराम से हो जाएंगे, अंडर 100 कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान हो जाएगा। तो हम देखते हैं इसमें क्या है, संस्कृतियों का अध्ययन हम किसके तहत करते हैं, व्यक्ति, समूह और समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। इसकी महत्ता क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति के दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं तो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण कौन करता है, उसके कल्चर, उसकी संस्कृतियाँ ही करती हैं। जैसे आप देखते हैं क्या, उसका खान पान कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका वेशभूषा कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी आदतें कैसी हैं। ये सब अगर देखा जाए, हमें जानना हो कि उसकी सोच कैसी है, उसकी वेशभूषा कैसी, रहन सहन कैसा है, तो उसके सांस्कृतिक परिवेश का हमें अध्ययन करना पड़ता है। यानी ये आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके सांस्कृतिक परिवेश करते हैं। जिस परिवेश में जो रहता है वैसी हरकत वो करता रहता है, जिस कल्चर से आया हुआ है वैसा ही वो हरकत कहाँ करेगा, वो कहीं भी जाएगा वैसा ही व्यवहार करेगा, वैसा उसका खान पान होगा। जब वो कभी भी स्पून से दाल चावल नहीं खाया है, ऐसे गूंथ करके खाया है, तो उसके खान पान का तरीका वो रहेगा। जब कभी उसने एक ही थाली में 4 कटोरी को रख करके नहीं खाया है, दाल चावल सब्जी, दाल रख लिया, फिर चावल रख लिया, फिर बाईं तरफ सब्जी रखा और चावल पर रोटी रख लिया, मतलब एक ही थाली में सजा दिया, अलग अलग चीज़ों को नहीं रखा, तो उसका जो कल्चर, क्या उसकी परिवेश की बात हो रही है, उसका सांस्कृतिक परिवेश वैसे रहा होगा। उसका व्यवहार, बहुत सारे लोग तू ते करके बात करते हैं, सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, या हर बात में गाली देते रहते हैं, तो उनके ये व्यवहार जो उनका होता है, उस व्यवहार से उनके हम सांस्कृतिक परिवेश को जान सकते हैं। वेशभूषा की बात किया जाए तो उनका पहनावा कैसा है, कैसा वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र भी इस बात को बताते हैं कि उनका सांस्कृतिक परिवेश कैसा होगा। अगर वो, जिनके घरों में ये देखा जाता, भारत जैसे देश में जहाँ बहुत सारे संस्कार है, ऐसी यहाँ का कल्चर है कि यहाँ लोग अपना तन ढके रहते हैं, अब आप अचानक अधनंगे आ जाएं, ऐसे कपड़ों को पहन के आएँ, तो ये पता लगेगा कि आप वेस्टर्न कल्चर से कहीं ना कहीं क्या है, प्रभावित है ना। अब दूसरी बात कि आपकी सोच, आप अगर बहुत संकीर्णता की बात करते हैं, बहुत डिमोटिवेट रहते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका सांस्कृतिक परिवेश ऐसा ही है कि आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके समूह में, आपके समुदाय में, आपके राष्ट्र में अधिकतम लोग कैसे हैं, अधिकतम लोग ऐसे हैं जो कि हमेशा छोटी सी समस्या पर घबरा जाते हैं। तो आपके उससे सांस्कृतिक परिवेश का पता लग जाता है। आपकी आदतें, जो आपके हैबिट्स हैं, आप गलत काम करिए, सही काम करिए, अच्छा करते हैं तो भी, बुरा काम करते हैं तो भी, आपके अंदर कुछ ऐसी आदतें हों, जैसे ड्रिंक करना। एक छोटा सा कह सकते हैं 15-20 साल का बच्चा ड्रिंक कर रहा हो, तो जाहिर सी बात है कि उसका सांस्कृतिक परिवेश ऐसा होगा, तभी इतने कम उम्र में ऐसा वो कर रहा है। या जो भी गलत हरकतें कर रहा है, इसका मतलब उसका परिवेश से बता है, ऐसा है कल्चर का, कि तब ऐसा है, नहीं तो होता नहीं। यानी आप कह सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण उसके खान पान, उसके व्यवहार से, उसके वेशभूषा से, उसकी सोच से हम क्या कर सकते हैं, जांच सकते हैं। तो हम इस बात को हम मानते हैं कि उसका सांस्कृतिक परिवेश ऐसा ही रहा होगा, तब ऐसा है। यानी व्यक्तित्व का विकास किस पर निर्भर होता है, सांस्कृतिक परिवेश द्वारा ही तय किए जाते हैं। संस्कृतियां अगर देखा जाए तो व्यक्ति का नियमन करती हैं, व्यक्ति को रेगुलेट करती हैं, यानी क्या करती हैं, उसे
अधिनियमित करती हैं, यानी कह सकते हैं उसे नियमन का मतलब क्या होता है कि उसे नियमों के अधीन चलने के लिए मजबूर करती हैं, या कह सकते हैं कि जो व्यक्ति जो है नियमों के अधीन, यानी कह सकते हैं किसी विशेष तौर तरीकों के अधीन कार्य करता है तो नियमन ही कहलाता है। तो संस्कृतियाँ क्या करती हैं, किसी व्यक्ति को अपने अधीन करके चलती हैं। अगर आप अच्छे कल्चर में हैं तो आपका बर्ताव अच्छा है, तो जाहिर सी बात है संस्कृतियों ने क्या कर दिया है, अपने अनुसार आपको चला दिया है। आप बुरा कर रहे हैं, आप बुरी सांस्कृतिक प्रभाव में हैं, तो भी वहाँ क्या कर रही हैं, वो आपको नियमन कर रही हैं, यानी अपने अनुसार अपने नियम के अनुसार चला रही हैं। एवं सामाजिकरण का कार्य करती हैं। अतः हम कह सकते हैं व्यक्तियों को समग्रगत जानने के लिए संस्कृति का अध्ययन किया जाना आवश्यक है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर आप जानना चाहते हो, ओवरऑल उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना चाहते हो, तो उसके कल्चर को जान लो, उसकी संस्कृति को जान लो। ड्रिंक करता है तो जाहिर सी बात दारूबाज लड़का है, बहुत सी चीज़ है। तो आप कह सकते हैं माता पिता भाई बहन कोई उस परिवार में ऐसा परिवेश जरूर होगा जहाँ लोग पीते होंगे, ये तो आप कहेंगे। या चोरी करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ हैं। तो जैसा कल्चर हो। दूसरी बात क्या, सामाजिक दृष्टि से संस्कृतियों का क्या महत्ता है। तो अगर देखेंगे आप, संस्कृति का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है, सामाजिक प्रयासों की देन है। हमने आपसे पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था इसके बारे में कि आप ये जानिए कि संस्कृति का निर्माण कहाँ होता है। संस्कृति वास्तव में निर्मित कहाँ से होती है, व्यक्ति से होती है। व्यक्ति होगा तो एक समूह बनेगा, है ना, समूह बनेगा तो उसमें समुदाय भी बनेगा, कई समूह मिलकर समुदाय बनेगा, और कई समुदाय जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो एक समाज का स्वरूप ले लेगा, और जब समाज का स्वरूप लिया तो फिर राष्ट्र से भी जाएगा। तो यानी सामाजिक प्रयासों की देन है, यानी समाज में जो चीज़ें हो रही हैं, जो हम देखते हैं, उनसे उन चीज़ों को सीख लेते हैं। यानी हम बहुत सारी चीज़ों को नहीं जानते हैं, इस समाज में जो अच्छा बुरा हो रहा है, चाहे वो अच्छी संस्कृति हो या बुरी संस्कृति हो, दोनों में से जो भी हम सीखते हैं, तो जो हम देखते हैं उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, हम ऐसा करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि फला व्यक्ति बहुत जो है, अचानक क्या हो रहा है कि उसके पास धन संपदा आ गई, पता लगा वो तो चोरी करता है, रात में एटीएम लूटता रहता है। अब आप भी क्या किए, उसी पे चल पड़े, तो आपने उस तौर तरीकों को अपना लिया। या हो सकता है कि वो जिसके पास बहुत पैसा आ रहा है वो वेश्यावृत्ति का धंधा करवा रहा हो, वेश्यावृत्ति कहीं करवा रहा हो, कुछ ऐसा संचालन कर, मतलब अवैध कोई ऐसा कार्य कर रहा हो जिससे वो दिन दूना रात चौगुना जैसा उसका आय हो रहा है। तो उसकी या तो आप सोचे कि हम भी इसी में ढल जाएं, तो ये सब क्या है, यही तो चीज़ें हैं सामाजिक, यानी कि कह सकते हैं संस्कृति का निर्माण मुख्यतः कहाँ से, सामाजिक प्रयासों की देन है। संस्कृतियाँ समाजों को जोड़ने का कार्य भी करती हैं, और इसी प्रकार ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए तो त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, मेले हैं, उत्सव हैं, इन सब का विकास हुआ। यानी कि सामाजिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो संस्कृतियाँ क्या करती हैं, एक दूसरे को उत्सव मनाने के लिए तैयार कर देती हैं। लोग उत्सव मनाते हैं, मेला होता है, त्यौहार होता है, लोग इकट्ठा होते हैं, कई समाज के लोग, है ना। प्रत्येक समाज अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संस्कृति के अनेक तत्वों जैसे कि कला, धर्म, दर्शन, परंपरा आदि का निर्माण करती हैं। अंत में हम कह सकते हैं कि संस्कृतियों के अध्ययन, संस्कृति अगर देखा जाए सामाजिक दृष्टि से संस्कृतियों का अध्ययन किया जाना अति आवश्यक है। इसके साथ इसको आप पैरा क्लोज कर सकते हैं। फिर आप क्या, राष्ट्रीय दृष्टि से संस्कृतियों की महत्ता, राष्ट्रीय दृष्टि से संस्कृतियों की महत्ता, संस्कृतियाँ राष्ट्रीय पहचान का भी निर्धारण करती हैं। इनसे आप जान सकते हैं किसी देश, हमने पहले बताया आपको, व्यक्ति क्या, आपका समूह है, समुदाय है, समाज है, और फिर राष्ट्र है, राष्ट्र स्तर पर। तो संस्कृतियाँ किसी व्यक्ति को राष्ट्र की पहचान देती हैं। हम भारतीय हैं, हम किसी अन्य देश में जाएंगे तो हमारा वेशभूषा, हमारा सोच, हमारा खान पान, हमारी भाषा, ये सब क्या बताएगी कि हम कौन हैं, हम इंडियन हैं, हम भारतीय हैं। क्योंकि इसका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले निवासियों के सामूहिक योगदान से हुआ है। किससे हुआ है, निवासियों के सामूहिक योगदान से हुआ है। ये विभिन्न राष्ट्रों को जोड़ने का भी काम करती हैं। भारत सहित विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जिनकी संस्कृति का विस्तार राष्ट्रीय सीमा के बाहर तक हुआ है। अंततः हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय दृष्टि से संस्कृतियों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति को के राष्ट्रीयता की यानी उसकी संस्कृति की पहचान को सुनिश्चित करती हैं। आप पैरा बढ़ाइए घटाइए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप इन तीनों को अच्छे तैयार रखेंगे
तो आराम से लिख ले जाएंगे। तो आपने ऐसे फ्लो चार्ट बनाइए और ऐसे डाट रखिए, ऐसे लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। संस्कृतियों के अध्ययन की महत्ता की 3 बातें, व्यक्ति की दृष्टि से महत्व और सामाजिक दृष्टि से महत्व, राष्ट्रीय दृष्टि से महत्व। व्यक्ति की बात करेगा तो सीधी बात है कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कौन करता है? संस्कृतियां करती हैं। उसका खान पान अगर आपको जानना हो, वेशभूषा जानना हो, तो उसके सांस्कृतिक परिवेश के बिना आप नहीं जान सकते हैं। और सांस्कृतिक परिवेश कैसा होता है? संस्कृति ऐसी होती है कि व्यक्ति को नियमन करती है और उसके सामाजिकरण होने में, समाज के बनने में क्या करती है? सहायक होती है। आज सामाजिक दृष्टि से आ जाएंगे तो बिना सामाजिक प्रयासों के संस्कृतियों का निर्माण होता नहीं है। यानी सामाजिक प्रयास संस्कृतियों के निर्माण में सहायक होते हैं, एक दूसरे को जोड़ देते हैं, जिससे लोग त्यौहार, मेला, उत्सव सब आयोजित करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। चाहे वो कला, धर्म, दर्शन, परंपरा का वहाँ समागम होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से कल्चर को सीखते हैं, है ना। जो उसके दोष होते हैं उसे खत्म करते हैं। फिर आप राष्ट्रीय दृष्टि से जाते हैं तो संस्कृतियाँ क्या करती हैं? राष्ट्रीय पहचान का निर्धारण करती हैं, क्योंकि इनका निर्माण राष्ट्र के तहत आने वाले जो जितने भी निवासी हैं उनके सामूहिक योगदान से क्या होता है? राष्ट्रीय संस्कृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि ये बाहर जाती हैं। ये जिस देश का नागरिक है या निवासी है वो अन्य देश में जाता है, तो संस्कृतियाँ क्या बन जाती हैं? दूसरे संस्कृति से क्या करती हैं? उनका एक कह सकते हैं कि सम्मेलन होगा, समागम होगा, है ना, ये चीज़ें होती है। तो यानी कि किसी भी व्यक्ति के जब बाहर देश से बाहर निकलता है तो अपने कल्चर को अपने साथ लेके जाता है। जो वेशभूषा है, रहन सहन है, तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है? उस अन्य देश के ऊपर पड़ता है। तो अन्य देश भी हमारी संस्कृति से जोड़ने का विचार करता है, तो जिस तरह हमारी संस्कृति का क्या हो जाता है? विस्तार हो जाता है। तो कह सकते हैं कि संस्कृति में एक क्वेश्चन कोई और बचा होगा, जहाँ तक मुझे है कि अब हमें क्या जानना चाहिए। इसके बाद अगर हमारा सवाल इसमें बचेगा जो संस्कृति में, वो सभ्यता और संस्कृति में अंतर स्पष्ट करना होता है। सभ्यता संस्कृति में क्या है? दोनों संस्कृति हो गया, सभ्यता क्या है? सभ्यता और संस्कृति में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ऐसा एक सवाल हमारा बच रहा है जिसको हम होली के ठीक बाद हम लोग में, यानी कि कब 28 तारीख को, है ना, जो देखा जाएगी 28 मार्च को, उस चीज़ को हम लोग अपडेट करेंगे। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लग रही हों, क्योंकि पीसीएस मेंस के GS1 का प्रयास किया जा रहा है अभी, और मेरे द्वारा GS2, GS3, GS4, GS5, GS6 पे भी काम होना बाकी है। लगभग मेरा प्रयास है कि पीसीएस का जो मेंस है यूपी का, इसके होने तक आपके सिलेबस का 5 यानी 6 GS के पेपर में कम से कम मैं 60% सिलेबस आपका कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आप चीज़ों को समझ जाए, आपके लिए एग्जाम आसान हो जाए। अगर आपको अच्छा लग रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को जोड़िए, और जो भी सुझाव देना चाहे बिल्कुल दीजिए।